हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूडीपीजी वाला में। मेरा नाम है योगेश लहानकर और इस शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में हम लोग 2025 का आपका जो HUQP09 यानी हिस्ट्री का पेपर था उसका ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ, तो कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आए थे वगैरह हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल शुरू हो चुका है। उसको ज्वाइन करने के लिए प्लीज ये जो कोड है उसको जरूर स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग आपको टेलीग्राम के ऊपर देते रहते हैं। Without any further ado, let's get started when we talk about ancient Indian history for CUET PG 2025। तो यहां पे देखिए बहुत सारे सेक्शन से हमें क्वेश्चंस आते हुए दिखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था वो था हड़प्पन आर्कियोलॉजी का। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था कि हल के जो टेराकोटा फिगर्स है वो कहां पे मिले हैं, बनवली पे मिले थे। सबसे आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा जो हड़प्पा के ऊपर क्वेश्चंस थे वो थोड़े से डिफिकल्ट मैं जरूर मानता हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है कि कौन से हड़प्पन साइट के ऊपर कब किसने ये एक्सकैवेशन शुरुआत करी थी। इसके ऊपर एक क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन भी आया था। एक जुकुर वाला जो साइट है वो कहां पे है वो वाला क्वेश्चन भी आया था। तो ओवरऑल हड़प्पन आर्कियोलॉजी के ऊपर इजी एक क्वेश्चन और बाकी मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। बुद्धिज्म के ऊपर भी हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिसमें मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो है मॉडरेट ही थे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो इतने कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन एक डॉक्ट्रिन के ऊपर जो क्वेश्चन आया था बुद्धिज्म के ऊपर वो थोड़ा सा हार्ड जरूर मुझे लगता है। सम्मूप ये वाला जो क्वेश्चन था वो वाला। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स वाले लगभग सारे क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू हार्ड में ही मैं डालूंगा। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के ऊपर मतलब जो बुक्स लिखे गए हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने पूछे थे। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, इसमें मैं मतलब अभी याद कर पा रहा हूं तो एक क्वेश्चन था जिसमें मौर्यन जो एम्पायर है उसके जो सोर्सेस हैं उसमें लैटिन एंड ग्रीक सोर्सेस, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। क्रोनोलॉजी में हमें उसको लगाना था। थोड़ा सा मॉडरेट किस्म का क्वेश्चन है। गुप्ता एम्पायर के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन है। अमूमन गुप्ता एम्पायर के ऊपर एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक क्वेश्चन आया। मौर्य एम्पायर के ऊपर जो क्वेश्चन आया था अशोक के इंस्क्रिप्शन के ऊपर आया था मेरे ख्याल से। ठीक है, हर्षवर्धन के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। 16 महाजनपद के ऊपर एक क्वेश्चन है। पोस्ट मौर्यन पीरियड के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। चोलास के ऊपर एक क्वेश्चन है और सातवाहनास के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो सातवाहना में मुझे याद है आपको क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, है ना। पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको इंडो ग्रीक वाला आपका उत्तर था, जिसमें यह पूछा गया था कि भाई राजनीतिक रूप से सबसे पहली बार सिक्के किसने ढाले थे। ठीक है, तो पहले पंचमार्क कॉइन्स आते थे मौर्यंस के टाइम पे वगैरह, लेकिन पोस्ट मौर्यंस में इंडो ग्रीक्स बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने सबसे पहले सिक्कों की ढलाई की थी। ये वाला क्वेश्चन यहां से आया था। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। बुद्धिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज के साथ भारत की कौन सी प्राचीन यूनिवर्सिटी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उसका उत्तर नालंदा था। काफी आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन बाकी के एक जो है वो बुद्ध के डॉक्ट्रिन्स के ऊपर था। और तीसरा क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी मॉडरेट किस्म का ही क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर हम लिटरेचर देखें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हड़प्पन आर्कियोलॉजी भी थोड़ी सी डिफिकल्ट आई थी, लेकिन बाकी जो है या तो मॉडरेट या फिर इजी क्वेश्चंस वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मिसलेनियस में मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस के किसी भी अंग में एक तरह से वो बैठ नहीं रहे हैं। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो मैंने मिसलेनियस में डाले हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो आपके कौन से हैं, अलग अलग जो टाइमलाइंस है उसको एकत्रित करके क्रोनोलॉजी जो पूछी गई थी उसके क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिडिवल इंडिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। 25 क्वेश्चंस मतलब 75 में से 1/3 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से एग्जैक्टली आए हैं। लेकिन अगर हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो इसमें 1/3 से थोड़े ज्यादा 2 क्वेश्चन ज्यादा हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस का मतलब पेपर होता है, उसमें से 25 एंशिएंट इंडिया पे और 27 जो है मिडिवल इंडिया पे। सबसे ज्यादा फोकस मिडिवल इंडिया के ऊपर किया गया था। यहां पे देखिए मिडिवल इंडियन लिटरेचर सबसे ज्यादा फोकस में रहा। ठीक है, तो काफी खान द्वारा लिखित मुंतकाबुल लुबाब वगैरह वो जो पुस्तक है उसके बारे में एक क्वेश्चन था। अकबरनामा वगैरह वो एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था।
ठीक है, मिडिवल इंडियन लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये बोलने की बात है। ठीक है, सूफीज्म में जो क्वेश्चन आया था वो था कि भाई जो अलग अलग सूफी सेंट्स हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी के ऊपर क्रोनोलॉजी लगानी थी। डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। भक्तिज्म में एक क्वेश्चन मीरा के हस्बैंड के ऊपर था कि वो किसके बेटे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन खैर सूर्य डायनेस्टी पे जो शेर शाह को शेर खान को शेर शाह की जो ये दी थी, शेर खान की पदवी वो किसने दी थी, वो वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, टाइटल मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर दो ये आए थे क्वेश्चन, एक मैच द फॉलोइंग था, एक क्रोनोलॉजी में लगाना था। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं आज तक। 2024 तक ये रीजनल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन लेते थे। मिडिवल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग में एक जो राजस्थानी जो पेंटिंग है उसके ऊपर आया था। ठीक है, और मुगल एम्पायर के ऊपर 5 क्वेश्चन है, तो मुगल आर्किटेक्चर एंड मुगल एम्पायर कुल मिला के 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस थे। यूजुअली एक क्वेश्चन होता है, आपकी बार 2 आ गए। मराठास के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए, इसमें अटक टू कटक ये वाला एक क्वेश्चन था, और दूसरा था कि एक अंग्रेज अधिकारी ने नाना फडणवीस के गुजर जाने के बाद जो कहा था ऑल विजडम डिपार्टेड फ्रॉम मराठास, तो वो एक्चुअली उसका उत्तर था नाना फडणवीस। तो वो वाला एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा था। अर्ली मिडिवल पीरियड के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन है, राजपूत के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे विच वन इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द राजपूत, वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर 2 मैच द फॉलोइंग टाइप या फिर जो युग्म ये करने को बोलते हैं उस तरह के क्वेश्चंस थे, और मिसलेनियस में मैंने सिर्फ एक डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर से वही वाली बात हुई होगी कि अलग अलग टर्मिनोलॉजी अलग अलग टाइम फ्रेम के उन्होंने दिए होंगे, किसी एक में उसको ये करना मुश्किल है। तो ऐसे में 27 क्वेश्चंस आए हैं। आप देख सकते हैं एक प्रकार से मुगल्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, एक प्रकार से देखा जाए तो डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे दिल्ली सल्तनत के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के गए थे, फिर बाद में क्वेश्चन नहीं आया। यही होता है। एंशिएंट इंडिया में भी स्टोन एज के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, मेगालिथिक कल्चर के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो पूरे के पूरे टॉपिक के टॉपिक छूट रहे हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं। वही अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर एक क्वेश्चन है। इसमें डच कंपनी ने एक पर्टिकुलर जो इनका फैक्ट्री था वो कहाँ पे कब बसाया था, वो वाला क्वेश्चन था। ट्रांसफर ऑफ पावर, इसमें एक क्रोनोलॉजी दी थी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन है वो कब पास किया था वगैरह, या फिर एटली जो है पीएम कब बने, वो वाला। तो वो मैंने ट्रांसफर ऑफ पावर में डाला है क्योंकि ज्यादातर जो घटनाएं थी वो उसी दौरान घटी थी। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। रैंड की हत्या कब हुई है, मित्र मेला कहाँ पे संगठित हुई थी, तो नासिक में हुई थी। ठीक है, जो चाफेकर बंधु हैं उनके नाम रैंड के क्वेश्चन में पूछे गए थे। जो गादर पार्टी है वो कहाँ पे ये करी गई थी, उसकी स्थापना करी गई थी, वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन अब की बार हमें देखने को मिले। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं अब तक, अचानक 2025 में क्वेश्चन आ गए। ठीक है, गांधीयन मास मूवमेंट के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे गोलमेज परिषद जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, काफी आसान सा क्वेश्चन था। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे वो सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं जिनको हम कहीं पे डाल नहीं सकते, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, इसका गठन कब हुआ था, ये वाला क्वेश्चन था। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। प्रेस एंड न्यूज़पेपर में भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकल्फ को कहा जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जो हैदर अली कहां पे डिफीट हुए थे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, वो उन्होंने यहां पे पूछा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए फेमाइन कमीशन में स्ट्रैची कमीशन के ऊपर क्वेश्चन था कि स्ट्रैची कमीशन किसके लिए गठित किया गया था, वो वाला एक क्वेश्चन था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 यूजुअली एक क्वेश्चन आता है, यहां पे 2 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, और काफी आसान थे, आसान या मॉडरेट कह सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर एक क्वेश्चन था। हाँ, मैं ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने सुभाष चंद्र बोस जी कब भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे सेकेंड टाइम गांधी जी के कैंडिडेट के खिलाफ, वो वाला क्वेश्चन भी यहीं पे ऐड कर दिया है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ही। ठीक है, आईएनए में नहीं किया है उसको। ठीक है, आईएनए क्योंकि उसके बाद की घटना है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में जो पार्टीशन वाली एक बुक थी वो किसने लिखी थी, वो वाला एक सवाल आया था। बुक्स एंड ऑथर में बहुत ही भयानक क्वेश्चंस थे, तो वो काफी डिफिकल्ट मैं मानता हूं, मैं भयानक ही मानता हूं उसको।
और एक मिसलेनियस डाला है मैंने, जो अभी मुझे याद नहीं कि किस एग्जैक्ट क्वेश्चन को मैंने मिसलेनियस डाला है, ठीक है, माफ कीजिए उसके लिए। लेकिन आप पूरी तरह से देख सकते हैं 22 क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न से। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन था क्रोनोलॉजी के ऊपर बेस्ड, और इसको मैंने सिर्फ क्रोनोलॉजी डाला है क्योंकि इसमें रशियन रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, और ये भी था और भी कोई एक वर्ल्ड इवेंट उन्होंने उसमें ले लिया था, ठीक है, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, हिटलर का, है ना। तो वो क्रोनोलॉजी बेस्ड है, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन था। नहीं, उन्होंने ये क्रोनोलॉजी बेस्ड नहीं था, सॉरी, ये करेक्ट स्टेटमेंट वाला था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और उसका एक क्वेश्चन था। तो सिर्फ एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, तो कुल मिला के वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एक, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 22, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 27, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 25। ठीक है, 25 और 25 50, ये 52 हो गए। 52 और 20 62 72, 72 और 2 74, +1 75, 75 क्वेश्चंस का ये पूरा हिसाब आपके सामने में रख रहा हूं। तो ऐसे में मैं अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा। होमवर्क यही है कि जो मेरा सेशन है वाईटी पे 2000 मेरे ख्याल से 22, 23 एंड 24 का ट्रेंड एनालिसिस, ये आप देख लीजिएगा, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ये वाला सेशन देख लीजिएगा। और मैं समरी में आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ये दोनों सेशंस देखते हैं, ये वाला और जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया है, वो देखने के बाद आपको यही समझ में आएगा दैट लर्न टू एक्सपेक्ट नथिंग, ठीक है, लर्न टू एक्सपेक्ट नथिंग पहली चीज। और दूसरी, क्वेश्चंस आर फैक्चुअल। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एनटीए एग्जाम ले रहा है, एनटीए के क्वेश्चंस हमेशा फैक्चुअली रहते हैं, और आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए एग्जाम को जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत करने का जो है आजकल के एग्जाम का ट्रेंड रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन नहीं है कुछ खास, यहाँ वहाँ बीच बीच में कई स्टेटमेंट आ गए हैं, बस उतना ही है। अचानक से मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आने लग गए, अचानक से, जिसके ऊपर मतलब मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, अचानक आ गए, ठीक है। 1857 आपके सिलेबस में मौजूद ही नहीं है, उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आ गए। मैं उसको कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस नहीं मानता, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिवल से हम जब मॉडर्न में जाते हैं विदाउट 1857 रिवॉल्ट, आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मराठास भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल नहीं। मुगल मराठा रिलेशंस में आप मराठाओं को पढ़ते ही हो। राजपूत भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, राजपूतों के ऊपर पहले भी क्वेश्चंस आए थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लर्न टू एक्सपेक्ट नथिंग, ट्राई टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक दैट यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। इस तरह का एक जो बोध है वो लेके मैं इस पर्टिकुलर सेशन को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर से एक बार जाने से पहले आपको याद दिला दूं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे अपडेट्स हम लोग वहां पे लाते रहते हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन देखने के लिए, ठीक है। तो फिर से एक बार मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।